यस, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स ऑन केमिस्ट्री पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक है जो आता है फर्स्ट ग्रेड में भी, सेकंड ग्रेड में भी, जूनियर केमिस्ट में भी और असिस्टेंट प्रोफेसर पार्ट जो केमिस्ट्री का पेपर फर्स्ट है उसमें भी आता है। तो उनके कुछ पॉइंट्स को हम क्विकली रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल में ये सेकंड ग्रेड के 12 पॉइंट्स का क्विक रिवीजन है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, इनकी टेक्निक्स की अगर हम बात करें और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक की बात करें तो ये दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपी कंपाउंड्स का एनालिसिस के करने काम में आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू। दोनों ही रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों ही रेडिएशन पैरेलल चलती है जब ये वेव किसी मीडियम में मोशन आगे शो करती है। तो बात करें हम पर्टिकुलर प्रिंसिपल की, इनके यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल की, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उनसे मॉलिक्यूल अपने लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में एक्साइटेड होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होता है उस स्पेक्ट्रोस्कोपी में। कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो है उनका पता लगाया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का एनालिसिस किया जाता है इस टाइप की पर्टिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। आगे हम बात करें इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो इसके की कंपोनेंट्स में हम बात करते हैं। एक यूवी लाइट का सोर्स होता है, एक मोनोक्रोमेटर होता है, एक सैंपल होल्डर होता है, एक डिटेक्टर होता है जो एक साथ काम करते हैं और सैंपल का एनालिसिस करते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल है कि सैंपल के अंदर पर्टिकुलर वो कंपाउंड लिया जाता है, जिस सैंपल के तौर पे वो कंपाउंड लिया जाता है जिसका आपको एनालिसिस करना है और फिर वो यूवी रेडिएशन या विजिबल रेडिएशन पास करवाई जाती है। कितना एब्जॉर्प्शन होता है उसका पता लगाया जाता है। इससे आगे हम सिलेबस की बात करें, जो आपके सिलेबस में है वो ये 12 टॉपिक्स है। अगर हम टॉपिक्स का काउंटिंग वाइज बात करें तो ये यहाँ पर 1 लैम्बर्ट-वियर लॉ, ऑक्सोक्रोम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का आपके टोटल 12 टॉपिक्स है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक है बीयर-लैम्बर्ट लॉ। इस लॉ में आपको केवल ध्यान इतना ही रखना है कि ये होता है A = एप्सिलॉन C × L। या तो आपको A मिलेगा या अगर I0/I मिलेगा तो आपको लॉग की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको ध्यान रखना। I0 है इंसिडेंट लाइट यानी आपतित विकिरण और I है ट्रांसमिटेड लाइट जो निकल जाती है, पारगत लाइट जो होती है, पारगत प्रकाश, या इसको बोलते हैं हम अवशोषकता, एब्जॉर्बेंस। तो ये एब्जॉर्बेंस है, ये इंसिडेंट लाइट है, ये ट्रांसमिटेड लाइट भी कह सकते हैं इसे। ये कंसंट्रेशन है यहाँ पर, ये यहाँ पाथ की लेंथ है और ये मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट है या जिसे मोलर एब्जॉर्बिविटी भी कहा जाता है, मोलर विलोपन गुणांक या मोलर अवशोषकता कहा जाता है। ठीक है, रिलेटेड जो क्वेश्चन है अगर हम देखें तो इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने बताया आपको फॉर्मूला लगता है A = एप्सिलॉन C × L। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये कंसंट्रेशन दी हुई है C, मोलरिटी में, वैसे यहाँ इसको कैपिटल M लिखना चाहिए था। ठीक है, तो ये मोलरिटी भी हो सकता है, कोई बात नहीं, जो भी है कंसंट्रेशन का टर्म है। और ये यहाँ पर एब्जॉर्बेंस दी हुई है, ये एब्जॉर्बेंस दी हुई है इसकी। ठीक है, और ये सेल का पाथ है, पाथ लेंथ है 2। तो यहाँ ये तो दिया हुआ है 1 × 10⁻⁻⁴ और ये लेंथ दी हुई है 2.0 सेंटीमीटर और ये एब्जॉर्बेंस है आपकी यहाँ दी हुई 2.0 ओनली। ठीक है, इसको हम इस पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ताकि थोड़ा दिक्कत नहीं आए। तो यहाँ A = एप्सिलॉन C × L। एप्सिलॉन पूछा है, A/C × L होगा। A 2.0 है, C 1 × 10⁻⁻⁴ मोलर एंड ये L जो है पाथ लेंथ है 2.0, तो 2.0 से 2.0 कैंसिल हो गया। ये अपने पास फाइनल आंसर आया 1 × 10⁴। ध्यान रहे जल्दबाजी में -4 मत कर देना, -4 नीचे तो ऊपर आते ही क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तब उस केस में हम बात करते हैं इसकी, तो राइट आंसर अपना यहाँ ये आ जाएगा 1 × 10⁴।
नेक्स्ट बीयर लैम्बर्ट लॉ के इस न्यूमेरिकल के बाद में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है वुडवर्ड फीचर रूल। ये रूल आपके डाइईन के लिए, कॉन्जुगेटेड डाइईन्स के लिए भी है, पॉलीन्स के लिए भी है और इनॉन के लिए भी है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड को हम इनॉन भी कहते हैं। तो आपको यहाँ ये टेबल जो है वो थोड़ी सी क्या पूरी याद रख लेनी है। 214 नैनोमीटर बेस वैल्यू होती है जब डाइईन क्या हो, एसाइक्लिक हो या फिर हेटेरो एनुलर हो। अभी हम होमो एनुलर हेटेरो एनुलर दोनों की बात करेंगे। और होमो एनुलर डाइईन हो तब 253। एक बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, अगर दोनों ही किसी पर्टिकुलर सिस्टम में मौजूद हो तो आपको ज़्यादा वैल्यू वाला सिस्टम काउंट करना है, यानी होमो एनुलर। फिर एल्किल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेजिड्यू के लिए आपको 5 नैनोमीटर ऐड कर देना है। आपको एक्सोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड जो है उसके लिए 5 नैनोमीटर, एक्सटेंशन के लिए 30 नैनोमीटर। जनरली इतनी वैल्यू दी हुई मिलती है। बाकी जो है ये चीज़ें हैं ये आपको नहीं दी हुई मिलती है। फिर भी अगर आपको ये लग रहा हो कि आ सकता है तो आप ये वैल्यू भी ध्यान रख लीजिए। और फिर एक चीज़ ये है कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए हम क्या मान रहे हैं, 5 नैनोमीटर ऐड करते हुए मान रहे हैं। लेकिन ये अगर सेम डबल बॉन्ड है 2 रिंग में तब उस केस में इसका हमें वैल्यू कितनी रखनी है, 10 नैनोमीटर। ये थोड़ा स्पेशली आप ध्यान रख लेना, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। होमो एनुलर डाइईन, यहाँ ये आप ये डायग्राम देख रहे हो सब होमो एनुलर के। देखो दोनों डबल बॉन्ड एस सिसोइड फॉर्म में होते हैं। पहली बात, एस सिसोइड का मतलब इस सिंगल बॉन्ड के दोनों साइड में जो डबल बॉन्ड है वो एक ही साइड, दोनों डबल बॉन्ड एक ही साइड में है। इस सिंगल बॉन्ड के दोनों डबल बॉन्ड एक ही साइड में और एक ही रिंग में है, तो एस सिसोइड और एक ही रिंग में है, वो होमो एनुलर डाइईन की कोई यहाँ खास बात होगी। अब इस डबल बॉन्ड को आप इस रिंग और इस रिंग दोनों में कंसीडर करते हो तो ये होमो एनुलर डाइईन माने इसको आप अलग डबल बॉन्ड कंसीडर नहीं करें। तो ये भी होमो एनुलर डाइईन है, ये भी होमो एनुलर डाइईन है, ये भी होमो एनुलर डाइईन है। हेटेरो एनुलर डाइईन में क्या होता है, ये डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में प्रेजेंट होते हैं। ये हेटेरो एनुलर। तो यहाँ पर ये जनरली जो कॉन्जुगेटेड है वो सेम रिंग में प्रेजेंट नहीं होते हैं और ये एस ट्रांसोइड कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। देखो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के दोनों अलग अलग साइड में, ये दोनों अलग अलग साइड में है, ठीक है। एक्सोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की खास बात ये है कि रिंग जो है ना उस रिंग के कार्बन पे डबल बॉन्ड अटैच है। तो यहाँ पर ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, रिंग कोई एक हो चाहे दो हो, रिंग के कार्बन पे डबल बॉन्ड, रिंग के पैरेलल डबल बॉन्ड काउंट नहीं करना है, कार्बन पे डबल बॉन्ड काउंट करना है। और यहाँ पर ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखो, इस रिंग के इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो रिंग के कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये रिंग के कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये रिंग के कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये रिंग के कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये सब के सब यहाँ पर क्या है, यहाँ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की पहचान होती है, यहाँ को ध्यान रखना है। ऐसे ही हम कह रहे हैं कि एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेजिड्यू क्या है। देखो सी बॉन्ड, अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम में सी बॉन्ड प्रेजेंट है और सी बॉन्ड का कार्बन अगर किसी एल्काइल में एंडिंग हो रही है, यानी उस कार्बन की एंडिंग हो गई तब तो वो एल्काइल हो गया, और वो कार्बन किसी चेन में या रिंग में चलता जा रहा है तब उस केस में वो रिंग रेजिड्यू जाना जाता है। जैसे यहाँ पर ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ना, इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में सी बॉन्ड है, वो सी बॉन्ड यहाँ एंड हो गया तो एल्काइल का 5 इसमें, एल्काइल चाहे कोई सा ही हो, एल्काइल का 5 नैनोमीटर इसमें ऐड किया जाता है, तो ये एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो गए 2। अब इसमें कह रहे हैं कि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डबल सिंगल डबल, कॉन्जुगेटेड सिस्टम की खास बात सुन लेना, डबल सिंगल डबल। तो यहाँ ये कार्बन सी ये सी, लेकिन एंडिंग नहीं, इट मीन्स ये दो क्या है, यहाँ रिंग रेजिड्यू है। ऐसे ही इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हेटेरो चाहे होमो एनुलर हो, यहाँ पर 1 2 3 ये 3 रिंग रेजिड्यू है, यहाँ 1 2 3 रिंग रेजिड्यू, इस कार्बन की एंडिंग हो गई तो ये 1 एल्काइल और 3 रिंग रेजिड्यू आ गए इसमें। ऐसे ही यहाँ पर देखो 1 ये एल्काइल की एंडिंग, ये एंडिंग, तो 2 एल्काइल हो गए, 1 2 3 4, या जितने भी सी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के इधर उधर है वहाँ कॉन्जुगेटेड सिस्टम वाला सी आपको काउंट नहीं करना, भले ही एक बार डाइईन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसको आप रिंग रेजिड्यू काउंट नहीं करोगे, इसके एक्स्ट्रा जो भी है। तो यहाँ पर 3 तो रिंग रेजिड्यू, 1 2 3 रिंग रेजिड्यू एंड और 2 एल्काइल ग्रुप इस तरह प्रेजेंट है। तो इस तरह आप रिंग रेजिड्यू और एल्काइल ग्रुप में डिफरेंस पता कर सकते हो, और अगर डिफरेंस नहीं भी पता है तो दोनों की वैल्यू सेम है, 5 नैनोमीटर इसमें आपको ऐड करते हुए मानना होता है। इससे आगे अगर हम बात करें तो यहाँ
अपने पास पॉलीइन के लिए आपको स्पेशली एक एग्जांपल ध्यान रखना है, और वो है लाइकोपीन। लाइकोपीन एक ऐसा कंपाउंड है जो टोमेटो में रेड कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और उसके लिए ये वैल्यू आप थोड़ी सी याद रख लेना। लैम्डा मैक्स इसके 474 नैनोमीटर होता है, एप्सिलॉन मैक्स ये 18.6 × 10⁴ होता है। इसके अलावा एक चीज़ जो आपको ध्यान ये रखना है वो ये है, इन ए लॉन्ग चेन पॉलीइन अगर ट्रांसिसिस में पॉलीइन में चेंजिंग होती है तब उस केस में लैम्डा मैक्स और एप्सिलॉन मैक्स, लैम्डा मैक्स तो है वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य और एप्सिलॉन मैक्स है इसका अवशोषणांक, तो दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही कम होते हैं। ये फैक्ट भी थोड़ा सा आप कैप्चर कर लें, याद रख लें ताकि आपके काम में आ जाए। इस तरह ये आपको ध्यान रख लेना। इसके बाद में अगर हम बात करें तो वो आता है इनॉन के लिए वुडवर्ड फीचर रूल। इनॉन बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड को ही। तो यहाँ जो बेस वैल्यू है वो 2 टाइप से दी जाती है, 3 टाइप से सॉरी। एसाइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है तब तो 215, और 6 मेंबर्ड इनॉन है तब 215, और 5 मेंबर्ड इनॉन है तब 202। देखो अभी तक सेकंड ग्रेड में इनॉन के वुडवर्ड फीचर रूल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, पूछने के चांस है, पूछ सकते हैं, तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूंगा। दूसरी बात, यहाँ रिंग रेजिड्यू और एल्काइल ग्रुप की एक वैल्यू नहीं मानते हैं, उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। अगर अल्फा पे है तब 10, बीटा पे तब 12, और गामा और हायर पे है तब 18 हम नैनोमीटर उसमें ऐड कर देते हैं। ऐसे ही मिथॉक्सी के लिए 35 नैनोमीटर है, बीटा पर है तब अल्फा पे तब 35, बीटा पे तब 30, गामा पे तब 17, डेल्टा पे तब 31। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रख लेनी है। OH ग्रुप अल्फा पे तब इतना, बीटा पे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी बढ़ गई, लेकिन मोस्टली आपको यहाँ तक डबल बॉन्ड एक्सटेंशन और एल्किल ग्रुप तक याद रख लेना है, यानी 18 तक। ये इतनी वैल्यू इसमें इनॉन में आप याद रख लो ताकि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक स्थिति में रह जाओ। तो ये वुडवर्ड फीचर रूल है इनॉन के लिए। एग्जाम्पल तो एग्जाम में तो नहीं आया, लेकिन इसको मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊँ, यहाँ देख सकते हैं। ये 6 मेंबर्ड इनॉन है, तो 6 मेंबर्ड इनॉन की बेस वैल्यू 215। मैंने भी बताया ना कि यहाँ पर 6 मेंबर्ड इनॉन के लिए 6 मेंबर्ड हो चाहे एसाइक्लिक को 215 नैनोमीटर ऐड करते हैं, तब उस केस में हम ये कह सकते हैं कि बेस वैल्यू 215। अब रिंग रेजिड्यू 18 है, कब, जब क्या हो वो गामा पे हो और गामा से आगे हो तब वो 36 नैनोमीटर ऐड करते हैं 2 के लिए। गामा एंड हायर के लिए हमने 18 माना ना, जो गामा हो चाहे डेल्टा हो, इसके लिए हमने 218 माना है। ये देखो, सॉरी 18, 218 नहीं 18, गामा एंड हायर के लिए 18। तो ये 215 में अब देखो कहाँ क्या रिंग रेजिड्यू कैसे, ये सिस्टम है इनॉन का। ठीक है, अब रिंग रेजिड्यू इसमें देखना, ये इसकी अल्फा, ये बीटा, ये गामा पर एक रिंग रेजिड्यू और फिर डेल्टा। ठीक है, डेल्टा पे 2 रिंग रेजिड्यू ये वाले। तो इस तरह 2 रिंग रेजिड्यू के लिए 36, 18 कॉन्जुगेशन में बढ़ोतरी हुई है, यानी कॉन्जुगेशन एक्सटेंशन हुआ है डबल के बाद में, यानी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बाद में कॉन्जुगेशन बोलते हैं डबल सिंगल को। तो ये यहाँ कॉन्जुगेटेड सिस्टम था जो यहाँ पेरेंटल कंपाउंड था, और इसमें एक बार कॉन्जुगेशन बढ़ा तो इसका यहाँ एक्सटेंशन के लिए 30 नैनोमीटर यहाँ भी ऐड मान लिया जाता है। और होमो एनुलर डाइईन सिस्टम कंपोनेंट प्रेजेंट है तो 39 यहाँ ऐड किया जाता है। तो इस तरह टोटल अपने पास ये वैल्यू कितनी आती है, 338 नैनोमीटर इस कंपाउंड के लिए आती है। तो ये इनॉन के लिए वुडवर्ड फीचर का एग्जांपल मैंने आपको बताया है। अब जो PYQs है वो देख लेते हैं एक बार। ये वुडवर्ड फीचर रूल फॉर डाइईन सिस्टम है। अब देखो यहाँ होमो और हेट्रो दोनों है, तो आपको होमो मानना है 253 नैनोमीटर बेस वैल्यू। अब इसके बाद में आप पहले रिंग रेजिड्यू का देख लो, 1 2 3 4 रिंग रेजिड्यू के 20 हो गए ना, एक का 5 नैनोमीटर ऐड किया जाता है। अब फिर एक्सटेंशन देखो, होमो एनुलर जब काउंट कर लिया तो एक बार ही एक्सटेंशन हुआ है, डबल सिंगल डबल, तो एक्सटेंशन का 30 आप ऐड कर लो। और इसके बाद में और कुछ है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ये रहा देखो, इस रिंग के बाहर ये इस कार्बन से अटैच एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, इस रिंग से बाहर एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के 10 यहाँ पे हमने मान लिए। इसका राइट आंसर ये हो गया। ये हमने सही सोचा है। देखो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड एक तो इस रिंग के ऊपर है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ, ये डबल बॉन्ड एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ, यानी रिंग के कार्बन से अटैच अगर डबल बॉन्ड है तब इसे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो बोलते हैं। ये इसका राइट आंसर 313 नैनोमीटर हो गया।
समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा क्या है, हम इसको लिमिटेड करना चाह रहे हैं क्योंकि आप भी चाह रहे हो कि कम टाइम में हमें अब एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन के तौर पे ये चीज़ें मिले। ऐसे ही हम इसकी बात करें, देखो पहली बात, सर यहाँ पे मिली माइक्रोन आ रहा है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आप जानते हो मिली का मीनिंग होता है 10⁻⁻³ और माइक्रोन का मीनिंग होता है 10⁻⁻�6। दोनों को मिला दोगे तो ये किसके इक्वल है, ये नैनोमीटर के इक्वल है। आपको यहाँ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, बाकी है ये नैनोमीटर ही। मिली माइक्रोन और नैनोमीटर दोनों बात एक ही होती है। चलो अब आगे चलते हैं, कुछ भी हो इससे कोई मतलब नहीं है। ये पेरेंट कंपाउंड है जिसका 253 नैनोमीटर हमने मान लिया। अब आप यहाँ पर एक्सटेंशन देखो, एक्सटेंशन नहीं है, रिंग रेजिड्यू देख लो, 1 2 और 3 रिंग रेजिड्यू है। 3 रिंग रेजिड्यू के 15 हो गए। और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, चाहे कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हो चाहे दूसरी वाली रिंग सेट है। जो टोटल कॉन्जुगेटेड सिस्टम, टोटल एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आपको मान लेना है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का हम कितना मानते हैं, एक्सोसाइक्लिक का 5 ही तो मानते हैं ना। तो ये हो गया 5 5 10 और 3 13, 5 और 4 1 7 और ये 273 नैनोमीटर। तो इसका राइट आंसर 273 नैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम अगर सॉल्यूशन की बात करें, PYQ की बात करें, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर लैम्डा मैक्स आपको देखनी है। होमोइनुलर देखना है 253। अब एक्सटेंशन देखो कितनी बार हुआ, होमोइनुलर में एक बार एक्सटेंशन, फिर 2 बार एक्सटेंशन, 2 बार एक्सटेंशन के 60 ऐड कर दिए। रिंग रेजिड्यू देखो 1 2 3 4 5 रिंग रेजिड्यू के 25 हो गए। अब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देख लो, इससे हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं बोलेंगे, एक ही कार्बन से डबल बॉन्ड होना चाहिए। ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है यहाँ इस कार्बन वाला, तो इस वजह से एक इसका ऐड कर दिया। 5 5 10 और 3 13 और 6 5 11 और 2 13 और 1 14 और ये इसका राइट आंसर क्या हो गया, 343 नैनोमीटर इस तरह से। ठीक है। अब आगे चलते हैं। फिर एब्जॉर्प्शन बैंड से रिलेटेड कुछ टर्म्स है, ये आप हल्का सा इसमें रिवाइज कर लो कि के बैंड किसके लिए आता है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन आता है जब कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो। फिर आर बैंड किसके लिए बताते हैं, वैसे ये जर्मन वर्ड से इन से बनाए, जैसे इन्हें ये बॉन्ड बोलते हैं। ई बैंड इथाइलेनिक बॉन्ड के लिए, बी बैंड बोलते हैं बेंजीनोइड बॉन्ड के लिए। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोप में बैंड बताए जाते हैं किस किस के लिए, और एग्जांपल दिए हुए हैं, आपको समझ में आए तो देख लेना। बाकी मेन में आपको कह रहा हूँ, आपको टॉर्च से लाइट कहाँ डालनी है। तो ये बैंड कब जनरेट होते हैं, आर बैंड, ये एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, आपको नहीं दिख रहा होगा, ये एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन है उसके लिए है। और आर बैंड के बैंड है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। ठीक है। तो यहाँ पर बी बैंड होता है बेंजीनोइड सिस्टम में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, और एरोमेटिक या हेटेरोटोम एरोमेटिक दोनों हो। और ई बैंड जो होता है वो पर्टिकुलर एक रिंग में जो इथाइलेनिक बॉन्ड है ना, उस है तो ये बी बैंड जैसा ही, बट ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन कब, जब ओनली पाई बॉन्ड आप एरोमेटिक एक रिंग में काउंट करते हो तब। तो ये इस टाइप से यहाँ 1 2 3 और 4 टाइप के बैंड बताए जाते हैं। वो बैंड किस किस वजह से, ये यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश करी है। और बाकी आपको टाइम हो तो थोड़ी थोड़ी देख लेना, नहीं हो तब कोई बात नहीं है। इससे रिलेटेड अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है क्रोमोफोर। ऑक्सोक्रोम एंड क्रोमोफोर दो कॉन्सेप्ट आते हैं। क्रोमोफोर की स्पेसिफिक खास बात स्पेशली आप ध्यान रखना, एक तो होगा उसमें पाई बॉन्ड, और एक लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, बट कंपल्सरी कंडीशन है कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी तो होगी। तो ये आपके पास सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, क्रोमोफोर के एग्जाम्पल है। ठीक है। अब क्रोमोफोर के एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो विजिबल रीजन में जो किसी कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल अनसेचुरेटेड ग्रुप होते हैं ना, मैंने कहा डबल बॉन्ड कंपल्सरी कंडीशन होती है क्रोमोफोर को आइडेंटिफाई करने की। तो अनसेचुरेटेड ग्रुप का होना क्रोमोफोर की प्रेजेंस को शो करेगा। साथ में अनसेचुरेटेड किसी ग्रुप के साथ अगर कोई लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज भी हो जिसमें एन टू पाई स्टार और एन टू सिग्मा स्टार टाइप की ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी हो, तब भी वो क्या हो सकता है, वो क्रोमोफोर हो सकता है। इसका स्पेशली आप ध्यान रखना। बट बेसिक कंपल्सरी कंडीशन तो है पाई बॉन्ड का प्रेजेंट होना, और फिर दूसरी कंडीशन इसमें लोन पेयर कंटेनिंग कोई एटम प्रेजेंट हो सकता है। इस तरह आप क्रोमोफोर को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है।
तो ये किसी कंपाउंड में कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल ग्रुप होते हैं, जिसे इन्हें क्रोमोफोर कहते हैं, वर्णमूलक हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है ऑक्सोक्रोम। इनकी खास बात यही होती है, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप्स होते हैं ये, और ये कोवैलेंटली सैचुरेटेड ग्रुप होते हैं। क्रोमोफोर ऑलवेज अनसैचुरेटेड, मतलब सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड वाले, और जो ऑक्सोक्रोम होते हैं वो सैचुरेटेड ग्रुप वाले होते हैं। इन पे लोन पेयर कंटेनिंग एटम प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, इसलिए इन्हें कलर एनहेंसिंग ग्रुप्स भी कहा जाता है, वर्णवर्धक हिंदी में कहा जाता है। ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पे आप बेंजीन और एनिलीन का ले सकते हो। देखो बेंजीन का लैम्डा मैक्स कितना है, 256, और एनिलीन आती लैम्डा मैक्स कितना हो गया, 280 नैनोमीटर। एनिलीन की स्ट्रक्चर तो आपको तो पता तो होगी। बेंजीन पे अगर एक NH2 ग्रुप एक्स्ट्रा आ जाता है तब इसे क्या बोलते हैं, इसे एनिलीन कहते हैं। तो ये क्या आ गया, इसमें एक ऑक्सोक्रोम बढ़ गया। तो बेंजीन की कंपैरिजन में लैम्डा मैक्स यहाँ बढ़ गई, तो ये ऑक्सोक्रोम का एक अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें शिफ्ट की, डिफरेंट टाइप की जो शिफ्ट्स है वो आपके आती है। तो ये ध्यान रखना, जब एप्सिलॉन मैक्स में ऊपर नीचे होता है, एप्सिलॉन मैक्स बढ़ती है तब ये हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, एप्सिलॉन मैक्स कम होती है तब हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। लैम्डा मैक्स यानी एक्स एक्सिस पे लैम्डा है और वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी एप्सिलॉन है। तो ये एप्सिलॉन मैक्स कम ज़्यादा होती है तब तो है हाइपर और हाइपो। हाइपर बोलते हैं ज़्यादा एप्सिलॉन को, आप जानते ही वैसे नॉर्मल टेक्नोलॉजी, और हाइपो बोलते हैं कम एप्सिलॉन को। ऐसे ही हम बात करें बेथोक्रोमिक और इप्सोक्रोमिक की, तो बेथोक्रोमिक आप ऐसे समझ लो बढ़ क्या रही है, वेवलेंथ, और इप्सोक्रोमिक क्या है, वो जब वेवलेंथ पर्टिकुलर किसी ग्रुप की वजह से, किसी भी इफेक्ट की वजह से वेवलेंथ कंपाउंड में कम हो रही है तब वो इप्सोक्रोमिक शिफ्ट है। तो ये 4 टाइप की शिफ्ट है, उसका एक आउटलाइन डायग्राम आपके सामने, ये थोड़ा सा याद रख लेना। अब रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, क्रोमोफोर जो पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार दोनों ट्रांजिशन शो करता है। देखो इसमें ओनली डबल बॉन्ड, इसमें ओनली डबल बॉन्ड है, इसमें ओनली डबल बॉन्ड है, एक हो चाहे दो हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक ऐसा ग्रुप है, इसका राइट आंसर वैसे नाइट्राइल है। ये ऐसा ग्रुप है, नाइट्राइल का फॉर्मूला होता है C ट्रिपल बॉन्ड N डबल बॉन्ड और लोन पेयर दोनों। तो N टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी पॉसिबल है और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी पॉसिबल है। तो इस टाइप का ये यहाँ पर क्रोमोफोर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें शिफ्ट की, जो अभी मैंने आपको शिफ्टिंग वाला एग्जांपल बताया था, तो यहाँ वर्णोत्कर्षी, देखो हिंदी में याद मत रखो, इंग्लिश में रखो। बेथोक्रोमिक का उल्टा क्या हो जाएगा, इप्सोक्रोमिक। तो बेथोक्रोमिक बढ़ क्या रही है, वेवलेंथ। तो तरंगदैर्ध्य का बढ़ना जिसमें होता है इंक्रीज इन वेवलेंथ, वो क्या है, वो एक बेथोक्रोमिक शिफ्ट है। इसका नेक्स्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन था, मेरे नज़र में आया तो मैंने इसको इन्वॉल्व कर लिया कि जब कोई वेव पास होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो क्या चेंज होता है, इसमें वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होती है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके विच ऑफ, ये कुछ क्वेश्चन मेरे को अच्छे लगे इसलिए मैंने इसमें इन्वॉल्व कर लिए। ये कौन सी गैस है जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करती है, यानी ट्रैप करने का मतलब पकड़ना, और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का मतलब है जो पृथ्वी से उत्सर्जित उष्मा विकिरणें हैं उनको कौन सी गैस अवशोषित नहीं करती है। एक तरह से ये ग्रीन हाउस प्रभाव का इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। तो एक तरह से आपको इसमें ये जानना है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, तो ये है N2 गैस उष्मा, पृथ्वी से उत्सर्जित उष्मा की विकिरणों को अवशोषित नहीं करती है, ट्रैप नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस इज प्राइमरी इसेंशियल फॉर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। धरती पर भरण पोषण के लिए, जीवन पोषण के लिए कौन सी गैस जरूरी है, वो CO2 गैस। ग्रीन हाउस तो है लेकिन ये जरूरी भी है, पौधे इसी का यूज करते हैं अपने कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन के लिए, अपने भोजन के निर्माण के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं अलग से, थोड़े से टॉपिक से हटके हैं, लेकिन मेरे को ये अच्छी लगी इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। नेक्स्ट जो है, अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, अभी भी मैंने कहा ना वो इनडायरेक्ट था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, राइट आंसर इसमें N2 है। अब डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी गया है, उन ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं। इन ट्रांजिशन में आप जानते हो सिग्मा टू सिग्मा स्टार, N टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार और N टू पाई स्टार, ये डिफरेंट टाइप के ट्रांजिशंस है। अब आपको ये तो पता रहता है कि इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा, इसकी एनर्जी सबसे कम, लोचा किस में रहता है, N टू सिग्मा स्टार और पाई टू पाई स्टार में। तो हमेशा ही ध्यान रखना, N टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है उसकी एनर्जी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की एनर्जी से हमेशा ही ज़्यादा होती है। तो इनके सीक्वेंस का जो
सीक्वेंस है इन ट्रांजिशन का वो है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, नंबर 2 एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, और सबसे लास्ट में कम एनर्जी का ट्रांजिशन होता है एन टू पाई स्टार। रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आया है वो हम देख लेते हैं। रिलेटेड क्वेश्चन ये आया हुआ है, तो अभी मैंने बताया आपको, इसमें राइट आंसर ये होगा सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार एंड एन टू पाई स्टार। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये एक अच्छा क्वेश्चन था तो मैंने इसको शामिल कर लिया। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ये कह रहा है कि यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी है 150। अगर आपको नहीं सूझ रहा है तो थोड़ा सा आप इसमें ध्यान दे लें। फ्रीक्वेंसी इसमें बता रहा है 150 है। तो यहाँ ये कोई वेव है और इस वेव का यहाँ ऐसे डायग्राम दिया हुआ है। पहली बात तो किसी वेव की वेवलेंथ पहचानना आनी चाहिए। दो तरीके होते हैं, या तो वेवलेंथ को आप ऐसे पहचानो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस एक वेवलेंथ होती है, ठीक है। या हम ऐसा कहते हैं दो क्रमागत सुरंग या दो क्रमागत गर्त के बीच की दूरी वेवलेंथ है। इनमें से जो आपको तरीका अच्छा लगे। अब इस डायग्राम में जो आप तरीका यूज में लोगे वो कौन सा है, वो यहाँ पर ये वाला यूज में लेना पड़ेगा आपको। ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक वेवलेंथ है। कैसे सर, मैं अभी बताता हूँ कैसे। यहाँ इस डायग्राम को देखो, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बता रहा है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको नहीं सूझ रहा है तो थोड़ा एचडी में क्वालिटी कर लो, एक बार इसको देख लो। अब देखो ये एक वेवलेंथ हो गई, ये दूसरी वेवलेंथ और ये आधी वेवलेंथ, कुल मिला के यहाँ 20 सेंटीमीटर में कितनी वेवलेंथ है, डाई वेवलेंथ है, डाई लेम्डा है। तो ये पूछ रहा है यहाँ इसकी वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। चलो हम इसको सॉल्व करने चलते हैं, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी को। तो मैंने कहा डाई 20 सेंटीमीटर में डाई वेवलेंथ है, तो एक वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर आप इसको 200 को 25 से डिवाइड करते हो तब क्या आता है, 8 आएगा। ये 8 किस में, ये 20 सेंटीमीटर था तो ये 8 सेंटीमीटर। अगर आप इस लेम्डा को मीटर में कन्वर्ट करते हो तो 100 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0.8 मीटर। तो 0.8 मीटर तो इसकी लेम्डा हो गई। देखो फ्रीक्वेंसी और लेम्डा में क्या रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेम्डा के, और न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लेम्डा। इस सी को ही आप एक बार वी मान लो। तो यहाँ सी इक्वल्स टू करने के लिए न्यू को किससे मल्टीप्लाई करना, लेम्डा से। न्यू कितनी थी, 150 थी, और ये जो लेम्डा आई 0.08 नैनोमीटर आई, सॉरी नैनोमीटर नहीं मीटर, ठीक है। तब उस केस में 15 × 120 और ये 2 0 तो 12 मीटर पर सेकंड तो है वेलोसिटी, और 0.08 मीटर है यहाँ पर इसका वेवलेंथ। तो आप यहाँ मैच कर सकते हो। राइट आंसर इसमें क्या होगा, राइट आंसर आएगा 0.08 मीटर एंड 12 मीटर पर सेकंड। थर्ड वाला इसका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन था वैसे शायद फिजिक्स का है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इनडायरेक्टली रिलेटेड है, तब मैंने बताया। और ये आपके सामने एक अच्छा सा डायग्राम आ रहा है जो आपको डिफरेंट टाइप के रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी और उनकी वेवलेंथ की सीक्वेंस को बता रहा है। यानी एक्स रेज सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी की होती है, सबसे कम एनर्जी की रेडियो वेव्स होती है। ये इनकी फ्रीक्वेंसी का घटता हुआ क्रम है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो देखो वेवलेंथ तो क्या हो रही है, यहाँ पर बढ़ रही है, और फ्रीक्वेंसी जो हो रही है वो राइट साइड में घट रही है। तो ये हमारे टीचर्स ने एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को याद रखने का एक तरीका बताया था। मैं भी आपके सामने शेयर कर देता हूँ, क्योंकि नॉलेज को जितना डिलीवर करते हैं, ज्ञान जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है, सरस्वती की कृपा बनी रहती है। चलो चलते हैं। एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी थी, उसको इनवाइट किया गया किसी शादी में, और कहा गया कि भाई आओ अपने को गाना गाना है। तो ऑर्केस्ट्रा पार्टी में जो मेन सिंगर था वो गायब हो जाता है, ठीक है, वॉशरूम चला जाता है। अब जो बाकी जो बैठे वो क्या करें, अचानक अब प्रोग्राम फिक्स हुआ, बोले कौन है सिंगर कौन है। तो मैथमेटिक्स में जब कोई चीज़ नहीं होती है, हमें पता नहीं होती, तो क्या मानते हैं, एक्स। तो उसको क्या मान लिया, कब बोले कौन गाएगा, कौन, मैं पहले हिंदी में लिख रहा हूँ, कौन गाएगा, क्या माना गया, एक्स। फिर एक्स को कहा यू विल बी यूवी विल बी विजिबल। चलो मैं पहले वो वाला सेंटेंस लिख रहा था, तो बोल रहे हैं कौन गाएगा,
एक्स गाएगा और कहा यू विल बी, एक मिनट इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूँ, यू विल बी इन फ्रंट ऑफ माइक। ठीक है, अक्स को कह दिया आप माइक के सामने खड़े रहोगे, अक्स मान लिया उन्होंने। अब फिर कहा राधा तेली एक नाम की लड़की है, राधा तेली रेडी। तो ये राधा, ये तेली और ये रेडी, ये एक सीक्वेंस हो गया डिफरेंट टाइप की। इतना कहते ही हमारे गुरुजी ने जब हमें इतना बताया, उतना कहते ही हमने, मतलब वैसे तो बताया तो गुरुजी नहीं, तो हमें ये पता चला कि ये कोई मजाक नहीं है, ये एक सीक्वेंस भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। कौन? कॉस्मिक गाएगा। कौन गाएगा? फिर गामा में, कॉस्मिक के बाद में एक स्टेप में थोड़ा नीचे आना चाहिए था मेरे को, गाएगा है गामा। फिर है एक्स, यूवी, विजिबल, विल बी विजिबल। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और डार्क करूं क्या? ये विजिबल, इन फ्रंट आई आर, माइक माइक्रो, राधा रेडियो और टेलीविजन। रडार है शायद ये रडार, ये रडार, टेलीविजन और ये रेडियो। तो ये डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम हो गया, फ्रीक्वेंसी का बढ़ता हुआ क्रम। फ्रीक्वेंसी यहाँ इस तरफ बढ़ रही है, लैम्डा नीचे की तरफ बढ़ रही है, तो आप भी इस चीज़ को याद रख सकते हो। तो इस तरह डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इनके एनर्जी का ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि अल्ट्रावायलेट यानी एक्स, अल्ट्रावायलेट और फिर एक चीज़ और, जो रीजन विजिबल के पास होता है उसे तो बोलते हैं नियर, और जो विजिबल से दूर होता है उसे बोलते हैं फार। अब देखो आई आर का वो रीजन जो विजिबल रीजन से दूर होता है उसे बोलते हैं फार आई आर, और आई आर का वो रीजन जो विजिबल के पास में होता है उसे बोलते हैं नियर आई आर। ऐसे यूवी का वो पोर्शन जो विजिबल के पास में होता है उसे बोलते हैं नियर यूवी, और यूवी का वो पोर्शन जो विजिबल के दूर होता है उसे बोलते हैं फार यूवी। तो ये 4 टर्मिनोलॉजी है, ये भी थोड़ी सी आप ध्यान में रख लेना। चलते हैं आगे क्योंकि टाइम है अपने पास कम। मैं नेक्स्ट इसमें ये बताना चाह रहा था कि इस तरह हम बता सकते हैं कि एक्स रेज बॉन्ड ब्रेकिंग के काम में आते हैं, यूवी रेज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के काम में आते हैं, इंफ्रारेड वाइब्रेशनल मोशन के काम में आती है, माइक्रोवेव्स रोटेशनल मोशन के काम में आती है, और रेडियो फ्रीक्वेंसी जो एनएमआर में काम में आती है वो न्यूक्लियर स्पिन चेंज करने के काम में आती है, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन चेंज करने के काम में आती है। स्पिन चेंजिंग में एनएमआर, रोटेशन में माइक्रोवेव, वाइब्रेशन में इंफ्रारेड आईआर, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक स्पिन दो अलग अलग चीज़ें हैं, और एक्स रेज है बॉन्ड ब्रेकिंग के काम में आती है। ठीक है, एक छोटा सा फैक्चुअल चीज़ थी तो मैंने आपके सामने शेयर की है। अब ये डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक सीक्वेंस जो पूछा हुआ है आप ही के सेकेंड ग्रेड एग्जाम के PYQs में है। तो यहाँ माइक्रो, यहाँ देख सकते हैं दृश्य प्रकाश, एक्स और सूक्ष्म तरंग यानी माइक्रोवेव्स, एक्स रेज एंड विजिबल, इनकी लैम्डा का घटता हुआ क्रम आपको बताना है। तो माइक्रोवेव सबसे ज़्यादा है, फिर विजिबल है, फिर एक्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये कुछ रेडिएशंस है जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है। तो अनआयनकारी विकिरण जो डीएनए को हानि पहुंचाती है वो यूवी विकिरणें होती है। दूसरा, यहाँ समताप मंडल में उपस्थित ओजोन हमारी कौन सी विकिरणों से रक्षा करती है? यूवी रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो इसका जो दोनों का आंसर है वो यूवी रेडिएशन है। यूवी रेडिएशन से रिलेटेड बात चल रही थी तो मैंने सोचा ये क्वेश्चन भी इसमें मैं शामिल कर लेता हूँ। अब आती है अपनी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स की बात करते हैं कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है। अगर हम प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो यहाँ मॉलिक्यूल जो होता है वो आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, जिसके यूनिक वाइब्रेशनल मोड्स होते हैं, और एक फिंगरप्रिंट रीजन और होता है आईआर रीजन में, जिससे यहाँ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल कौन सा, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, इसका पता लगाया जाता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से।
सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ जो बनता है वो फंडामेंटल वाइब्रेशन का बनता है, यानी यहाँ फंडामेंटल वाइब्रेशन आपको कैलकुलेट करने होते हैं कि कितने टाइप के होंगे, और इसके कैलकुलेशन के लिए आपको दो ही फॉर्मूले याद रखने, एक तो 3n-6 और एक 3n-5। अगर आपको पता करना आ रहा हो कि मॉलिक्यूल लीनियर नहीं है और लीनियर है तब ये फॉर्मूले होंगे। लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3n-5 और नॉन लीनियर के लिए 3n-6। नॉन लीनियर आता है तो एक कोऑर्डिनेट और एक्स्ट्रा कम करना पड़ता है। कुल मिला के एक कॉन्सेप्ट ये है कि किसी मॉलिक्यूल को बताने के लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, और उसमें अगर n पार्टिकल है तो टोटल 3n। अब वाइब्रेशन के लिए कितने बचते हैं, तो 3 रोटेशनल और 3 ट्रांसलेशनल, ये इनके 3 निकाल देते हैं। अब जो बच गए वाइब्रेशनल, उनमें से फिर यहाँ आप 3n-6 कहते हो या 3n-5 कहते हो। तो 3n-6 तो जब नॉन लीनियर होता है और 3n-5 जब लीनियर होता है उसके लिए कहते हैं। तो रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं ये फंडामेंटल वाइब्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए हैं। यहाँ पर H2O में मोल विधा कंपन यानी फंडामेंटल मोड्स। अब देखो दोनों ही क्या है, नॉन लीनियर है, और नॉन लीनियर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या अप्लाई करना पड़ेगा, 3n-6। अगर लीनियर होता है, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूँ CO2, तब आप बात करते 3n-5 की। यही कहा ना हमने, यही तो कहा 3n-5 लीनियर के लिए, नॉन लीनियर के लिए 3n-6। तो दोनों ही क्या है, H2 मॉलिक्यूल ऐसा होता है, V शेप होता है, HOHSI, SO2 होता है, सॉरी H2S होता है, ऐसा ही अपने पास H2S होता है। तो H S H, तो दोनों ही नॉन लीनियर है। 3n-6, n क्या है, नंबर ऑफ एटम। इस मॉलिक्यूल में 3 एटम है तो 9 में से 6 गए 3। इस मॉलिक्यूल में H2S में 3 एटम है तो 9 में से 6 गए 3। तो दोनों का राइट आंसर क्या होगा, 3। कभी ऑप्शन बढ़ने के चक्कर में 3 मत भर देना, आंसर तो 3 है बट ऑप्शन देख लेना कि कौन सा है। अगर ये CO2 होता तो इसका राइट आंसर क्या होता, 9-5 = 4। आशा है ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो यहाँ फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है वो यहाँ वैसी कैटेगरी 3 में डिवाइड किए हुए हैं। एक तो स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग 2 टाइप की होती है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। यानी यहाँ पर जब ऐसा होता है तब स्ट्रेचिंग है, ये है तब भी स्ट्रेचिंग में आएगा। तो एक साथ बढ़ता है बॉन्ड या घटता है, कंप्रेशन और एक्सटेंशन एक साथ होता है तब वो सिमेट्रिक है, और एक तरफ बढ़ता है एक तरफ घटता है तब वो एसिमेट्रिक है। ऐसे ही दूसरा आता है बेंडिंग टाइप का, ये स्ट्रेचिंग हो गया। बेंडिंग में 2 है, एक तो है एक ही प्लेन में बेंडिंग, बेंडिंग में बॉन्ड एंगल चेंज होते हैं। अब ऐसे हैं दोनों एक साथ एक ही साइड में आते हैं तब तो वो है रॉकिंग, और एक इधर आता है दूसरा सामने आता है, ठीक है। तो सीजर की तरह चलते हैं, वो है सीजरिंग। तो इन द प्लेन होते हैं सीजरिंग और रॉकिंग। इनकी आप फ्रीक्वेंसी भी देख लेना, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ये भी थोड़ी सी याद रख लेना। दूसरा आता है आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन का मतलब ऐसे दोनों एक साथ बाहर आते हैं या पीछे जाते हैं, वो तो वेगिंग, एक इधर एक इधर, तब वो है ट्विस्टिंग। तो वेगिंग और ट्विस्टिंग यहाँ वाइब्रेशन का तीसरा मोड है। तो 3 टाइप से यहाँ वाइब्रेशन होता है मॉलिक्यूल में। एक में तो क्या होता है, बॉन्ड लेंथ में चेंजिंग, और दूसरे टाइप जो है उनमें बॉन्ड एंगल में चेंजिंग होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके आता है वो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड आता है। ये फ्रीक्वेंसी का एक शॉर्ट आपके पास चार्ट में आपके सामने डिलीवर कर रहा हूँ। यहाँ पर जब OH और NH की बात हो तो 4000 सेंटीमीटर इनवर्स की बात होती है, और जब 2500 से 2000 के बीच में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी आएगी, C ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। स्पेशली इसका ध्यान रखना, ये कार्बोनिल कंपाउंड के लिए ये रेंज होती है। फिर इसके बाद में 1550 से 650 ये डिफरेंट टाइप के, तो इससे नीचे तो बहुत ही कम देते हैं। तो ये मेन जो रीजन है ये थोड़ा सा आप देख लेना। अब जैसे स्पेसिफिक की बात करें तो OH का 3600, NH2 का 3400, CN का है 2250, ठीक है। तो ये कुछ C डबल बॉन्ड 1750 से 1600, C डबल बॉन्ड C 1650 है, ठीक है। ये कुछ C डबल बॉन्ड S, ये कुछ मेन फंक्शनल ग्रुप की वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज है जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब फिर भी अगर आपसे पार नहीं पड़े तो कम से कम ये तो देख ही लेना, OH का 3400 है, NH का 3400 है, CH 3000,
सी ट्रिपल बॉन्ड N 2250, सी ट्रिपल बॉन्ड सी 2150, सी डबल बॉन्ड O 1650, सी डबल बॉन्ड सी CO 1100। और इसमें भी आप एल्डिहाइड और कीटोन को थोड़ा सा नज़र घुमा के ज़्यादा देख लेना, क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। एल्डिहाइड के लिए फ्रिक्वेंसी ज़्यादा और कीटोन के लिए फ्रिक्वेंसी कंपैरेटिवली कम। सेंटीमीटर इनवर्स है, सेंटीमीटर इनवर्स एक फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है। मैं आपको इसमें बता चुका था कि जनरली जो केमिस्ट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो फ्रीक्वेंसी को यहाँ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस में बताते हैं, वो सेंटीमीटर इनवर्स में बताते हैं। वो आई नहीं क्या इसमें स्लाइड? ठीक है, कोई बात नहीं है। रिलेटेड क्वेश्चन यही है कि सी डबल बॉन्ड O के लिए वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो मैंने अभी बताया 1715 से लेकर 1725 के बीच की रेंज में कौन आ रहा है, इसमें 1720 सेंटीमीटर इनवर्स आ रहा है, तो इसका राइट आंसर 1720 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब देखो इसमें 1715 पे एक शिखर यानी एक पीक प्राप्त होती है IR स्पेक्ट्रा में। दो चीजें हैं, कार्बोनिल आएगा 1700 की रेंज में। अब आपको जब पता हो कि एल्डिहाइड की फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा होती है, कीटोन की कंपैरेटिवली कम, तो 1715 पे क्या है, कीटोन है, एसीटोन इसका राइट आंसर है। देखो पीछे अब मैं बता रहा हूँ, ये देखो कीटोन 1715 पे है और एल्डिहाइड 1725 पे है। तो इस तरह आप फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अब एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, क्या कि ये कंपाउंड है एमाइड RCONH2। अगर हम स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें RC डबल बॉन्ड NH2। अब क्या है, कोई रिएजेंट इसमें यूज में लिया P2O5। आपको ऑर्गेनिक में ये ध्यान रखना होता है कि कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट होते हैं जैसे H2SO4, H3PO4, P2O5, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करते हैं, निर्जलीकरण का काम करते हैं। तो इस मॉलिक्यूल से इसने क्या कर दिया, H2O मॉलिक्यूल हटा दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, RC ट्रिपल बॉन्ड N। अब जो बचा हुआ कंपाउंड है उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो 2250 सेंटीमीटर होती है सी ट्रिपल बॉन्ड N की, मैंने अभी भी बताया। तो 2250 के आसपास की रेंज आपको ढूंढ लेनी है, आंसर आपको देख लेना है। जैसे मैंने भी बताया ना, सी ट्रिपल बॉन्ड N की कितनी है, 2250। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा अपना, वो 2256 सेंटीमीटर इनवर्स आंसर आ जाएगा। ऐसे ही एक अच्छा क्वेश्चन था तो मैंने इसमें इन्वॉल्व कर लिया कि यहाँ वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार कब करती है, तब जब गैस का दाब क्या हो, बहुत कम हो, गैस के अणु बहुत दूर दूर होंगे, तभी में आकर्षण कम होगा। आदर्श गैस में आकर्षण शून्य माना जाता है, नगण्य माना जाता है। और ताप जब क्या हो ज़्यादा हो तब भी गैस के अणु दूर दूर होते हैं। यानी जब भी किसी वास्तविक गैस के अणुओं को आप दूर दूर कर दो, उनमें किसी प्रकार की अंतरक्रिया नहीं मानो, तभी वो आदर्श गैस है। तो यहाँ ये स्थिति आदर्श गैस की होती है, ये आपको याद रखनी है, थर्मोडायनामिक्स में आती है। दूसरी बात, एक अच्छी बात मेरे को लगी कि किसी पदार्थ का ताप क्या बढ़ा दिया जाता है, 27 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाया गया है। तो केल्विन में कितना बढ़ेगा, केल्विन में भी उतना ही बढ़ता है जितना डिग्री सेल्सियस में बढ़ता है। राइट आंसर इसका 27 केल्विन होगा। ये मत कर देना 300 केल्विन। डिग्री सेल्सियस को यहाँ केल्विन में कन्वर्ट नहीं करना है, ये पूछ रहा है, कन्वर्ट करने के लिए नहीं बोल रहा है कि केल्विन में कितना होगा, ये कह रहा है कि यहाँ पर कितना बढ़ेगा, उतना ही बढ़ेगा जितना ये बढ़ रहा है। नेक्स्ट, एक IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में फिंगरप्रिंट रीजन आता है। तो फिंगरप्रिंट रीजन में आपको अभी फिलहाल यही ध्यान रखना है कि 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से नीचे का जो रीजन है वो फिंगरप्रिंट रीजन होता है। तो इसमें तो मेरे को यही लगा, बाकी आप पढ़ लेना, इसमें आपको और ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ लगे तो आप ढूंढ लेना। नेक्स्ट जो है एक आता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में जो काम की चीज़ है वो है ये फ्रीक्वेंसी। न्यू बार इक्वल्स टू 1/2 पाई सी अंडर रूट के अपॉन म्यू भी लिखा जाता है, 2 पाई सी अंडर रूट के अपॉन म्यू। ठीक है, के भी लिखा जाता है और एफ भी लिखा जाता है। तो यहाँ ये के क्या है, एक फोर्स कांस्टेंट है, किसी पर्टिकुलर बॉन्ड की प्रॉपर्टी को डिसाइड करने के काम में आता है, इसमें ये मेन पॉइंट है। और इट इज अनदर फिजिकल कांस्टेंट। द फ्रीक्वेंसी of IR absorptions are commonly used to calculate the force constant। जनरली डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स में जो IR एब्जॉर्प्शन की फ्रीक्वेंसी है वो कैलकुलेट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, फोर्स कांस्टेंट का यूज कर लिया जाता है। मैं आपकी सुविधा के लिए वापस इसको हटा देता हूँ ताकि आप इसको इजीली पढ़ सको, इसका स्क्रीनशॉट ले सको। तो इस तरह यहाँ पर ये हुक्स लॉ से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट फैक्ट था जो मैंने आपके सामने शो किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब एप्लीकेशन आ जाते हैं IR और UV स्पेक्ट्रोस्कोपी के कंबाइनली। तो यहाँ एप्लीकेशंस में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही बातें हैं। तो क्वालिटेटिव की मतलब मीनिंग ये हो गया कि यहाँ आपको कंपाउंड का पता चल जाता है कौन सा है,
ठीक है। मॉलिक्यूल का आप एनालिसिस कर सकते हो। और क्वांटिटी का मीनिंग ये है कि यहाँ मॉलिक्यूल ने कितनी रेडिएशन, कितनी वेवलेंथ की रेडिएशन एब्जॉर्ब की है उसका पता चल जाता है। तो ये एप्लीकेशन हो गई यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के। दूसरे टाइप का एप्लीकेशन है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। यह स्पेक्ट्रोस्कोपी से यूनिक मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट पता चलता है, डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप का पता चलता है। और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से इनके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का आप आइडिया लगा के और कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पता लगाते हैं। तो इस तरह ये डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस हम इससे यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से करते हैं। तो इस तरह आपकी चीज़ें आई होगी समझ में। मैंने कोशिश की कि कम से कम टाइम में ये चीज़ें डिलीवर हो। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।